चलिए बाबा, आज हम शुरू करेंगे रिवीजन अपने चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन का। सर रजिस्ट्रेशन का एक क्विक लिंकिंग दीजिए। बाबा लिंकिंग ले लीजिए। हमने स्टार्ट किया था गुड्स और सर्विसेज से। सर गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो IGST लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट होगा तो CGST लेवी हो जाएगा। एक बार GST लेवी हो गया तो सर GST कलेक्टेड एंड पेड बाय ये टैक्सेबल पर्सन होता है। सर ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? एक टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो लायबल टू रजिस्टर होता है अंडर सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24, या जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। तो सर अगर एक पर्सन ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है तो वो भी एक टैक्सेबल पर्सन है, या एक पर्सन अगर लायबल है उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया फिर भी वो एक टैक्सेबल पर्सन होता है। तो अगर मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं तो मेरे को GST पे करना है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैं कलेक्ट करके पे करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ता है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, और किसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो सेक्शन नंबर 22 बोलता है किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 बोलता है पीपल हु आर नॉट लायबल, जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। एंड सेक्शन नंबर 24 बोलता है कंपल्सरी मैंडेटरीली किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, वो बताता है सेक्शन नंबर 24। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 22 से। सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 बोलता है कौन लायबल होगा। सर सप्लायर लायबल होगा। कहां लायबल होगा? इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई, जहां से कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई। सर कब लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? पहला बात तो कब कौन लायबल है? सप्लायर। जहां किस स्टेट से लायबल है? जहां से कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई। कब लायबल है? जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है 20 लाख रुपीस। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इन्होंने बोला है सर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है 20 लाख, ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? मैंने यहां नीचे लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई, TIE स्क्वायर। टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई। और जब भी आप टर्नओवर कैलकुलेट करते हो एक्सक्लूड कर देना जो इनवर्ट सप्लाईज आपको मिली है और आपने टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज दिया है। बाबा आपकी तो वो परचेजेस है, आपकी वो सेल्स नहीं है। हेंस इनवर्ट सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज को एक्सक्लूड करना है। और GST चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो, UTGST हो, चाहे GST कॉम्पेंसेशन सेस हो, वो आपका टर्नओवर नहीं है, वो गवर्नमेंट का टर्नओवर है। बाबा वो गवर्नमेंट का टैक्स है, तो आपको वो अपने टर्नओवर से एक्सक्लूड करना है। एक बार टर्नओवर कैलकुलेट किया तो सर सारे स्टेट्स के टर्नओवर को क्लब कर देना। बेसिकली आपके पैन नंबर के अंदर जितने रजिस्ट्रेशन है सारे टर्नओवर को क्लब कर देना। ये बोल रहे हैं अग्रीगेट कर देना पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस में जितना भी आपका टर्नओवर है सारा क्लब हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे अग्रीगेट टर्नओवर। उसके बाद यहां लिखा हुआ है कुछ नोट्स कि सर अगर समझ लीजिए मैंने एज एन एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई किया है। सर अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में एक एजेंट सप्लाई करता है तो इनवॉइस अपने नाम पे देता है। अगर इनवॉइस अपने नाम पे देगा तो वो एजेंट के टर्नओवर में आएगा। ठीक है सर। सर अगर मैं एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर हूं, प्रिंसिपल ने मेरे को गुड्स भेजे, मैंने गुड्स को रेडी कर लिया और प्रिंसिपल ने उन गुड्स को बेच दिया किसी को, मैंने सिर्फ गुड्स भेजे हैं उस पर्सन को, तो मेरा टर्नओवर नहीं है, वो प्रिंसिपल का टर्नओवर है क्योंकि वो सेल प्रिंसिपल का होता है। उसके बाद ये इन्होंने बोला है कि सर अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है जिसपे टैक्स रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज दे रहा है, बाबा वो मेरा टर्नओवर है क्योंकि मैंने गुड्स को भेजा है, मैंने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड सप्लाई किया है, सामने वाले ने सिर्फ GST दिया है अंडर रिवर्स चार्ज। GST देने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका टर्नओवर हो गया, वो तो आप ही का टर्नओवर रहेगा और वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने आपको बोला कि एक सप्लायर लायबल होगा जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है 20 लाख से। ठीक है सर। फिर एक प्रोवाइजो है जो बोलता है अगर आप कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई, कहां से सर? अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो आप लायबल होगे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है सर 10 लाख रुपीज। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो थे वो तो सर थे ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन यहां एक प्रोवाइजो है जो बोलता है गवर्नमेंट को अगर रिक्वेस्ट किया एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट ने
Sir, government may, on the recommendation of council, plus रिक्वेस्ट फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेट एनहांस कर सकता है लिमिट 10 लाख से और 10 लाख से 20 लाख को। एंड हेंस गवर्नमेंट ने क्या किया है, लिमिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में बढ़ा दिया है 10 लाख से 20 लाख। सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं सर, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अभी भी 10 लाख का ही लिमिट है, जो है एम स्क्वायर एन टी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, उनके लिए 10 लाख का लिमिट ही एप्लीकेबल है। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 21 जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं विद ए नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सर लोगों को नोटिफाई कर सकती है और उनको बोल सकती है आपको रजिस्ट्रेशन से हम एग्जाम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स को एग्जाम किया है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अप टू ए लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीज। तो सर 40 लाख रुपीज तक एग्जाम कर दिया है। यस बाबा, गवर्नमेंट ने बोला कि सर कुछ स्टेट्स के लिए 20 है, कुछ स्टेट के लिए 10 है, कुछ स्टेट्स के लिए 40 है, आप हमें फाइनल बता दीजिए। देखिए बाबा, आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन लिमिट यहीं चार्ट में मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है, अगर आप हो एम स्क्वायर एनटी से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तो चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, चाहे आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस सर्विस हो, आपके लिए लिमिट रहेगा 10 लाख रुपीज। ठीक है सर। अगर आप हो प्यूमास ऑफ तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड तेलंगाना, तो चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, चाहे आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, आपके लिए लिमिट रहेगा 20 लाख रुपीज का। सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो भी 20 लाख, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो भी 20 लाख, सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस सर्विस दोनों कर रहे हो तो भी आपका लिमिट 20 लाख रुपीज रहेगा। ठीक है सर। उसके अलावा बोलते हैं अगर आप हो ओक ऑफ हिमाचल प्रदेश से, सर ओक ऑफ हिमाचल प्रदेश, एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ए फॉर असम, के फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड एच फॉर हिमाचल प्रदेश, तो सर आप अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो 40 लाख का लिमिट दे दिया गया है। एंड आप अगर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस हो या गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो तो आपको 20 लाख का लिमिट मिलेगा। मतलब ये 20 लाख रुपीज से 40 लाख रुपीज कर दिया है। ओनली इफ यू आर इन ओक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हो 40 लाख का लिमिट मिलेगा। लेकिन यहां भी एक स्टार बोला है और कुछ केसेस में बोला है ये 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। सर ये 40 लाख का लिमिट कब नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर सेक्शन नंबर 24, अगर आपको सेक्शन नंबर 24 में बोला गया है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो बेटा क्या 10 लाख, क्या 20 लाख और क्या 40 लाख, आपको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। यस सर, डन, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला है अगर आप हो सप्लायर ऑफ पान मसाला, यहां एरेटेड वाटर नहीं आएगा, इसको काट दीजिएगा, ये गलत है, ये एरेटेड वाटर यहां नहीं आएगा, इसको काट दीजिएगा। तो अगर आप हो सप्लायर ऑफ पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, अगर आप हो सप्लायर ऑफ पान मसाला, आइसक्रीम एंड टोबैको, तो भी आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 20 लाख का लिमिट। आपको 40 लाख का लिमिट हायर लिमिट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 20 लाख का लिमिट। अब नवंबर 22 के लिए स्पेसिफिकली अमेंडमेंट आया है, सुन लीजिए। अगर आप हो सप्लायर ऑफ फ्लाई एज ब्रिक और फ्लाई एज ब्लॉक और फ्लाई एज एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई एज कंटेंट, सर ये क्या है बाबा, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप हो सप्लायर ऑफ फ्लाई एज ब्रिक, सर ये फ्लाई एज ब्रिक क्या होता है बाबा, राख की बनी हुई ईंटें। अगर आप राख की बनी हुई ईंटें, राख की बनी हुई ब्लॉक्स को बेचते हो, इन सारी ईंटों को बेचते हो, तो आप भी 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 20 लाख का लिमिट ही दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो अगर आप बेच रहे हो राख की ईंटें, फ्लाई एज ब्रिक्स, ब्लॉक्स और एग्रीगेट विथ 90%, फ्लाई एज एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई एज कंटेंट, तो सर आपको याद रखना है कि आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ 20 लाख का लिमिट। ठीक है सर। अगर आप हो ब्रिक्स ऑफ, अगर आप बेच रहे हो क्या, सप्लायर ऑफ ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, सर ये क्या होता है बाबा, ये होता है सिमिलर सिलिशियस अर्थ। मतलब अगर आप देखोगे ऐसे पहाड़ होते हैं जो ब्राउन कलर के पहाड़ होते हैं, उनसे काट के ऐसी ब्राउन कलर की ईंटें बनाई जाती हैं, इनको बोलते हैं ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और ब्रिक्स ऑफ सिलिशियस अर्थ। और ये ईंटों के अगर कोई सप्लायर हैं तो उनको भी 40 लाख का लिमिट नहीं मिलता, उनको भी 20 लाख का लिमिट दिया जाता है। उसके बाद बोला है बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर आप ईंटें बेच रहे हो, नॉर्मल बिल्डिंग
ब्रिक्स जो होते हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स को बेच रहे हो तो आपको भी 40 लाख का लिमिट नहीं दिया जाएगा, आपको भी मिलेगा 20 लाख का लिमिट। उसके बाद बोला है अगर आप बेचते हो सप्लायर ऑफ अर्थन और रूफिंग टाइल्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स मतलब ये जो अर्थ से बने हुए रूफिंग टाइल्स वगैरह होते हैं, इनके लिए बोला है अगर आप अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ये जो ब्राउन कलर के टाइल्स होते हैं, ये जो छत पे लगते हैं, वो अगर आप बेच रहे हो तो आपको भी 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 20 लाख का लिमिट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला 40 लाख का लिमिट अवेलेबल है अगर आप हो ओक ऑफ हिमाचल प्रदेश में। सर उसके बाद बोला 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपको चाहिए कंपलसरी लिमिट, मतलब कंपलसरी तो बेटा आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या 40 लाख, क्या 20 लाख और क्या 10 लाख। उसके बाद इन्होंने बोला है 40 लाख का लिमिट हम नहीं देंगे, नहीं देंगे किसको, अगर आप सप्लाई कर रहे हो पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको और सर फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश ब्लॉक और फ्लाई एश अग्रीगेट विथ 20% और मोर फ्लाई एश कंटेंट। ठीक है, फ्लाई एश क्या होता है सर, राख, बाबा राख, कोयले की जो राख होती है। ठीक है सर, उसके बाद ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स अगर आप सप्लायर हो या सर आप सप्लायर हो अर्थन और रूफिंग टाइल के, तो इन दिस सिनारियो आपको 40 लाख नहीं मिलेगा। इन लोगों के लिए बोला गया है आपको 20 लाख का लिमिट ही दिया जाएगा। और सर और किसके लिए 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, अगर सर आप वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। अरे वॉलंटरीली अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है तो गवर्नमेंट बोल रही है बाबा वॉलंटरी तो आप 1 रुपए में भी ले सकते हो, आपको क्या 40 लाख रुपए की लिमिट की जरूरत है। उसके बाद बोला है अगर आप इंटेंड करते हो कंटिन्यू करना अपना रजिस्ट्रेशन, फॉर एन एग्जांपल अब 20 लाख से 40 लाख कर दिया लिमिट, लेकिन एक बंदा बोल रहा है नहीं मैं तो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करूंगा, गवर्नमेंट बोल रहा है ठीक है बाबा तू कंटिन्यू कर ले, तेरे को अगर लगता है कि 25 लाख का भी टर्नओवर होने वाला तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। लेकिन आप बोलो नहीं मेरे को 40 लाख का लिमिट नहीं चाहिए, मेरा 25 लाख का भी टर्नओवर होगा तो भी मैं रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करूंगा, गवर्नमेंट बोल रहा है अगर कंटिन्यू करना है तो कर लीजिए। देन और ये 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है अगर आप हो एम स्क्वायर एनटी और प्यूमाज ऑफ तेलंगाना, एम स्क्वायर एनटी और प्यूमाज ऑफ तेलंगाना में अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लायर हो तो बेटा आपके लिए भी 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने आपको सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1 पढ़ाया, मैंने बोला कौन लायबल है, सप्लायर लायबल है, कब लायबल है, जब एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है 20 लाख। अगर आप हो एम स्क्वायर एनटी से तो सर 10 लाख का लिमिट है, लेकिन फिर मैंने बोला सेक्शन नंबर 21 इज टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 23(2) जिसमें एक नोटिफिकेशन आया है और बोला एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स को लिमिट दे दिया है 40 लाख रुपए का। अगर आप हो ओक ऑफ हिमाचल प्रदेश से और आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, तो आपको 40 लाख का लिमिट मिलेगा। 40 लाख का लिमिट आपको तब नहीं मिलेगा जब आपको लेना है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर रहे हो, या सर आप हो सप्लायर ऑफ पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, ईंटे, ब्रिक्स वगैरह जो मैंने बोला एंड अर्थन और रूफिंग टाइल्स के सप्लायर हो तो आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक प्रोवाइजो है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर एक कोई स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो 20 लाख से 40 लाख कर सकता है इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास एक पावर है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बोलता है कि सर समझ लीजिए मैं सिर्फ एक स्टेट में गुड्स ही बेचता हूं, लेकिन सर मेरा एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे हैं और मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। बेटा अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया तो आप बन गए सप्लायर ऑफ सर्विस, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है आपके इंटरेस्ट कि इनकम को इग्नोर कर देंगे, मतलब आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट आएगा लेकिन उसको देखेंगे नहीं और फिर भी आपको लिमिट 40 लाख रुपए का दे देंगे, मतलब इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आपको सप्लायर ऑफ गुड्स ही मानेंगे और आपको हायर लिमिट ऑफ 40 लाख दिया जाएगा। यही बोल रहे हैं यहां, ये बोल रहे हैं पर्सन को मान लिया जाएगा कि वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है इवन इफ he is engaged in exempt supply of service by way of extending loans on advance, deposit, so far as the consideration is represented by interest or discount। मतलब अगर मेरे पास इंटरेस्ट का इनकम है भी फिर भी मेरे को सप्लायर ऑफ गुड्स ही माना जाएगा और हायर लिमिट ऑफ 40 लाख दे दिया जाएगा, मतलब मेरे को एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही माना जाएगा इवन दो मेरा इंटरेस्ट इनकम है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर
आप एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड थे, मतलब वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। जैसे ही जीएसटी आया, मतलब अपॉइंटमेंट डेट से आप लायबल हो गए टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन थे वो इफेक्टिव हो गए थे ऑन 22 ऑफ जून 2017। हेंस रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए उसी को अपॉइंटमेंट डेट बोला जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 बोलता है अगर आप हो एक ट्रांसफरी, जिसको किसी ने बिजनेस ट्रांसफर किया है, चलता हुआ बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड था, तो यू बीइंग द ट्रांसफरी, जब आपको बिजनेस ट्रांसफर हो गया, जिस दिन ट्रांसफर हो गया, जिस दिन आपको सक्सेशन हो गया है, उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 3। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 4। ये बोलता है अगर किसी ने बिजनेस ट्रांसफर किया, समझ लीजिए एक ए और बी लिमिटेड डिसाइड करते हैं कि वो अमालगमेट हो जाएंगे, फिर वो एनसीएलटी जाते हैं, एनसीएलटी का ऑर्डर आता है, उसके बाद वो आरओसी जाते हैं और आरओसी उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं कि सर आज से ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ए बी लिमिटेड बन गए। तो जिस दिन आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, उस दिन से आप लायबल हो गए। यू बीइंग द ट्रांसफरी, यू बीइंग द न्यू कंपनी, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। वो सेक्शन नंबर 25 बोलता है, लेकिन सर आप लायबल हो गए। अब सुनिए मेरा बात, मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 21 बोलता है कौन लायबल है, सप्लायर लायबल है। कब? जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख। सर सेक्शन नंबर 22 बोलता है कौन लायबल है, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन लायबल है। कब लायबल है? सर जब अपॉइंटमेंट डेट ऑफ जीएसटी, बेसिकली ऑन द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ जीएसटी। सेक्शन नंबर 23 बोलता है कौन लायबल है, ट्रांसफरी लायबल है। कब से लायबल है? सर जब उसको बिजनेस ट्रांसफर हुआ या उसको सक्सेशन दिया गया। सर फोर्थ केस अगेन ट्रांसफरी लायबल है। कब लायबल है? सर ट्रांसफरी लायबल है जब आरओसी इश्यूज करता है, आरओसी इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्यों जरूरी है जानना कि कब आप लायबल हो गए? क्योंकि जब आप लायबल हो गए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। ये बोला गया सेक्शन नंबर 25 में। डन सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए सेक्शन नंबर 23 में। सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 23(1) ए बोलता है अगर आप हो पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल, मतलब ऐसे गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाई कर रहे हो जो लायबल हो ही नहीं आप टैक्स देने के लिए, दैट आर मतलब वो सामान लायबल है ही नहीं टैक्स के लिए या होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, तो सर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अगर आप हो एक एग्रीकल्चरिस्ट, अगर आप हो एक एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट जो आपने खून पसीना लगा के जमीन से उगाया है सामान और बेच रहे हो, उस पर आपको जीएसटी, मतलब अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो जो जमीन से उगा के सामान बेच रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये एग्रीकल्चरिस्ट होता कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट होता है एक इंडिविजुअल और एचयूएफ जो करता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड, खुद का लेबर से, फैमिली को ले आया, फैमिली के लेबर से काम कर रहा है, या उन लोगों ने सर्वेंट्स को हायर किया है या हायर्ड लेबरर्स को रखा है और खुद खड़े होकर अंडर पर्सनल सुपरविजन काम करवा रहे हैं, तो आप बन गए एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? एग्रीकल्चरिस्ट होता है एक इंडिविजुअल या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब मैं खुद का लेबर लगा रहा हूं, ओन लेबर, फैमिली को लाके फैमिली से काम करवा रहा हूं, या मैं और मेरी फैमिली खड़े होकर देख रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, तो सर हम बन गए एग्रीकल्चरिस्ट। और एग्रीकल्चरिस्ट जितना उगाएगा बेचेगा, सर एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 बोलता है जो सेक्शन नंबर 21 बोलता है, सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 बोल रहा था 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख का लिमिट। बाबा सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 बोल रहा था 20 लाख और 10 लाख का लिमिट। सेक्शन नंबर 24 बोलता है जो सेक्शन नंबर 21 बोल रहा था 20 लाख और 10 लाख का लिमिट, भाड़ में गया, आपको लिमिट नहीं मिलेगा। फॉलोइंग पीपल आर रिक्वायर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर किसको किसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है? मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया है, CREATIONS। आपको याद रखना है क्रिएशन। सर क्रिएशन कौन होता है? पहला होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप हो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो दूसरे स्टेट में जा रहे हो, कैजुअली सामान बेचोगे और वापस आ जाओगे, वहां कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वहां बन गए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जब भी किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे स्टेट में जा रहा है बिजनेस करने के लिए जहां उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वहां वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर यहां पे
गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया, अगर आप हो हैंडीक्राफ्ट सप्लायर या क्राफ्टमैन गुड्स के सप्लायर, तो आपको बोला गया है कि आपको 20 लाख और 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स और क्राफ्टमैन गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो उसको 20 लाख और 10 लाख तक का एग्जम्पशन दे दिया गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आर फॉर RCM, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना है, फॉर एन एग्जांपल एक डायरेक्टर एक कंपनी को सर्विस देता है, कंपनी को जीएसटी देना है अंडर RCM, तो कंपनी को लेना होगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और डायरेक्टर को बोला गया है क्योंकि डायरेक्टर की सारी सर्विसेज पे कंपनी दे रही है जीएसटी अंडर RCM, तो सर उस केस में डायरेक्टर को बोल दिया गया आपको सेक्शन नंबर 23(2) में एग्जम्पशन दे दिया गया है। याद रखिए, जब भी हम सेक्शन नंबर 24 पढ़ते हैं, 24 को भी पढ़ते हैं with exemptions under section number 23 subsection 2, section number 23 subsection 2 में कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन दिया गया है। जैसे हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1, उसको सेक्शन नंबर 22 के साथ पढ़ा, वैसे ही सेक्शन नंबर 24 को भी सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 के साथ पढ़ते हैं। जहां गवर्नमेंट ने पहला बोला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट क्राफ्टमैन गुड्स को वाले को एग्जाम किया अप टू 20 लाख 10 लाख। सेकंड बोला है अगर आपको टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो आपको सप्लाई किया वो जो सप्लायर था उसका टैक्स तो हमेशा रिवर्स चार्ज में आप देने वाले हो, तो सप्लायर को बोल दिया गया है आप एग्जेम्प्ट हो फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख 10 लाख क्रॉस भी हो जाता है तो आपको एग्जम्पशन दे दिया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्योंकि उस सप्लायर के लिए हमेशा रिसिपिएंट टैक्स देगा, तो सप्लायर को बोल दिया गया है आप एग्जम्प्ट हो फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख 10 लाख क्रॉस भी हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ई फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब अगर एक पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसको भी लेना है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। हाउएवर यहां पे भी एक सेक्शन नंबर 23(2) का एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स तो आपको 20 लाख और 10 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है सर। ए फॉर अग्रीगेटर्स अंडर सेक्शन नंबर 95, अग्रीगेटर्स अगर अंडर सेक्शन नंबर 95 नोटिफाइड है। बेसिकली अगर आपको याद होगा कि सर अंडर 95 नोटिफाइड पीपल है, नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। यस सर, अगर कोई बंदा कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर लाइक ओला उबर, यस सर, अगर कोई बंदा कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू रेडियो टैक्सी, यस सर, मैक्सी कैब, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, बाबा यहां पे भी नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट आया है। यहां ओमनी बस को भी इंक्लूड कर दिया गया है, या एनी अदर मोटर व्हीकल के थ्रू भी अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है थ्रू द ई कॉमर्स, तो हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। क्या अमेंडमेंट है यहाँ पे? पहले रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटर कैब और मोटरसाइकिल के लिए बोला गया था, अब ओमनी बस या एनी अदर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल के थ्रू भी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है और ई कॉमर्स इन्वॉल्व है तो ई कॉमर्स ही लायबल होगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर एक था अकोमोडेशन सर्विसेज, अगर अकोमोडेशन सर्विसेज दी जा रही हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यस सर, अकोमोडेशन सर्विसेज के केस में भी अगर सप्लायर लायबल नहीं है अंडर सेक्शन नंबर 21 तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर अगर हम हाउसकीपिंग सर्विसेज की बात करें तो हाउसकीपिंग सर्विसेज के केस में बोला गया था अगर सप्लायर लायबल नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। उसके अलावा नवंबर 22 के लिए एक अमेंडमेंट है, अगर आपको याद है, अब रेस्टोरेंट सर्विसेज जैसे कि स्विगी वगैरह, स्विगी जोमेटो को भी ला दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 95 एंड हेंस उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। टी फॉर TDS डिडक्टर, टी फॉर TCS कलेक्टर, TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगेन ये एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। सो अगर एक TDS डिडक्टर है, बाबा TDS डिडक्टर कौन होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, यस सर, पॉइंट क्लियर है। TDS डिडक्टर को भी कंपल्सरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन एक एज ए TDS डिडक्टर लेना पड़ता है। TCS कलेक्टर, जिसको TCS कलेक्ट करना है उसको भी कंपल्सरी, ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको TCS कलेक्ट करना है उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद आई का मतलब होता है ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है जो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को लेना पड़ता है। उसके अलावा है इंटर स्टेट सप्लायर, अगर कोई बंदा इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पे भी ध्यान रखिएगा, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड क्राफ्टमैन गुड्स को एग्जाम किया अंडर सेक्शन नंबर 23(2) अप टू 20 लाख और 10 लाख। सर अगर इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस है तो उसको भी एग्जाम किया अप टू 20 लाख और 10 लाख रुपीज। ओ फॉर
OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो सर्विस दे रहा है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, सो बेसिकली OIDR है, नेटफ्लिक्स है, इंडिया के बाहर से अगर सर्विस दे रहा है, ओवरसीज OIDR मतलब जो इंडिया के बाहर से OIDR सर्विस इंडिया में दे रहा है, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है, उसको जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। कैसे कलेक्ट करेगा? उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वो भी एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। N फॉर NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी बोला गया है, बेटा आप भी जब भी इंडिया में आ रहे हो तो आपको बिजनेस करने से पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। एंड S फॉर सच अदर पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ये सारे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिख दिए हैं। ब्लू कलर में जो भी लिखा हुआ है बेसिकली वो है CREATIONS। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। अब सुनिए, यहां एक पॉइंट और रह गया। ए का मतलब होता है एजेंट। अगर मैं हूं एक एजेंट, अगर मैं एजेंट हूं एंड आई एम सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब मेरा बॉस एक रजिस्टर्ड पर्सन है और मैं उसके बिहाफ में अगर सप्लाई कर रहा हूं तो भी मेरे को लेना है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सी फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आर फॉर पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ई फॉर पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर्विसेज वाले को एग्जाम किया है। ए फॉर एग्रीगेटर, ए फॉर एजेंट, T for TDS deductor, T for TCS collector, I for ISD, I for interstate supplier, O for OIDAR, N for NRTP, S for such other person notified by the government on recommendation of council. Done sir, point clear है। अब यहाँ एक छोटा सा सर्कुलर है अंडर सेक्शन नंबर 23। मैंने एक सर्कुलर दिया था। सर सर्कुलर क्या बोलता है? समझ लीजिए, मैं हूं एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का एजेंट, APMC एजेंट, और मैं क्या करता हूं, एग्रीकल्चर के बिहाफ में गुड सप्लाई करता हूं। इनवॉइस मैं अपने नाम पे इशू कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर रजिस्ट्रेशन में नहीं आता तो मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चरिस्ट अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता तो मेरे को लेना पड़ता है। यहां तो एग्रीकल्चरिस्ट कभी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। तो सर अगर एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ में मैं सप्लाई कर रहा हूं एज एन APMC एजेंट तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, मैं जो एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ में सेल करता हूं उसके लिए मैं चार्ज करता हूं कमीशन, और वो कमीशन भी एग्जाम सप्लाई होता है। एंड सेक्शन नंबर 23(1)A बोलता है अगर एक पर्सन एक्सक्लूसिवली वही काम करता है जिसपे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है तो मेरी कमीशन पे तो कोई जीएसटी है ही नहीं, मेरी सर्विसेज पे अगर कोई जीएसटी है ही नहीं। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बेचता हूं उसके लिए जो कमीशन चार्ज करता हूं उस पर तो कोई जीएसटी है ही नहीं। तो सर अगर जीएसटी नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है अंडर एग्जाम्पशन चैप्टर, तो सर मेरे को भी सेक्शन नंबर 23(1) ने बोला है कि आपको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा ये चार्ट एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ए ग्रेडेड चार्ट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हमने कंप्लीट किया सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24। सेक्शन नंबर 22(1) बोला सप्लायर लायबल, 2 बोला एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, 3 बोला ट्रांसफरी, 4 बोला ट्रांसफरी इन केस ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर। सेक्शन नंबर 23(1)A बोला अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या नील रेटेड, होली एग्जाम्प्टेड या नहीं लायबल ही नहीं हो आप टैक्स देने के लिए तो बेटा रजिस्ट्रेशन मत लेना। सेक्शन नंबर 23(1)B बोला कि सर एग्रीकल्चर को भी टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो सेक्शन नंबर 24 में, सर सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ क्रिएशंस। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24 क्लोज करता हूं। Congratulations, people.